शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी मुस्कुरा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी में बगावत के सुर अब बुलंद होने लगे हैं। कांग्रेस के कई नेता खुलकर बोल रहे हैं कि पार्टी को गंभीर बीमारी है जिसका फौरन इलाज नहीं किया गया तो पार्टी का बचना मुश्किल है। कुछ नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि अब तो सर्जरी के लिए भी देर हो चुकी है। इस बीच सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने आज कह दिया कि मोदी को 2019 में हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, इसलिए देश भर में महागठबंधन ही एकमात्र रास्ता है जिससे मोदी को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, कांग्रेस नेताओं ने क्यों कहा पार्टी को इलाज की जरूरत है, और मणिशंकर अय्यर क्यों बोले मोदी को हराना कांग्रेस के बस का नहीं है। इसी पर आज बहस होगी सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन पहले देखिए कांग्रेस नेताओं के कुछ बयान। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ कांग्रेस से सीनियर लीडर और पार्टी की प्रवक्ता रंजीत रंजन हैं। बीजेपी से मेरे साथ आज अनिल बलूनी हैं। आरजेडी से मनोज झा मेरे साथ हैं, और सीपीआई से अतुल कुमार अंजान को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहां स्टूडियो में अवनिजेश अवस्थी आरएसएस के विचारक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत जी, जाहिर है पहला सवाल आप ही से होगा। रंजीत जी, आपके नेताओं ने, आपकी पार्टी ने तो ऐसा लगता है अभी से हार मान ली। 2019 तो अभी बहुत दूर है, अभी से हार मान लिए, कह रहे हैं कि हमारे बस का ही नहीं है मोदी को हराना। देखिए, मैं मानक जी पूछूंगी कि कौन बोल रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी बोल रहे हैं? क्या प्रियंका जी बोल रही हैं? क्या सोनिया जी बोल रही हैं? क्या जो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज हैं वो बोल रहे हैं? मणिशंकर अय्यर जी की अपनी निजी टिप्पणी है, कुछ हद तक ठीक है लेकिन कुछ हद तक नहीं भी ठीक है। मैं कहूंगी अगर आप उसको नेगेटिव वे में उनका देख रहे हैं तो मैं पॉजिटिव वे में ये देखूंगी। और संगठन के अंदर मैं कहूंगी कि ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनकी सोच है कि हम कमजोर हो चुके हैं, जिनकी सोच है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपनी पार्टी के अंदर इस नेगेटिविटी को रंजीत जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। ये बातें आप बहुत टाइम से कर रहे हैं और सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आज बहुत ईमानदारी से मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो मूर्ख होगा, वो इंसान मूर्ख होगा जो ये कहेगा या मानेगा कि कांग्रेस अपने दम पर मोदी को हरा सकती है 2019 में। उन्होंने कहा महागठबंधन से चांस थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अकेले हरा लेंगे, आप मूर्ख हैं। मानक जी, मैं फिर कहूंगी, हम लोग जिस जगह से, क्षेत्र से जीत कर आते हैं, बिहार है जो चाणक्य की धरती कही जाती थी, और वहां का बच्चा अगर 3rd 4th क्लास में पढ़ रहा है, राजनीति में क्या कहना है वो बता देगा कि क्या होना है। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस में बहुत सारी कमियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी दम है, वो से लीडर है। सिर्फ और सिर्फ हमें उन लीडरों को स्टेट वाइज फ्रीडम देकर उनको पावर देना है और वो से लीडर को तरजीह देनी है। मैं आपसे पूछती हूँ, 2014 से पहले किसने सोचा था कि मोदी जी बीजेपी से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने एफर्ट किया। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो जिस तरह से जैसे मर्जी दाम साम दंड भेद अपनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक एम, एक लक्ष्य और एक हार्ड वर्क रखा कि मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। रंजीत जी, कांग्रेस में भी तमाम तरह की बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही आ रही हैं कि इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, लेकिन ईमानदारी से जो लोग कैमरे के सामने आके मान रहे हैं कि ये बीमारी लाइलाज तो नहीं हो गई है, सर्जरी के लिए देर हो गई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। ये इलाज की बात जो अब जो हो रही है, इसका मतलब दम है ना। प्रिया दत्त कह रही हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी कह रहे हैं, अश्विनी कुमार कह रहे हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अपने अस्तित्व के ऊपर कांग्रेस, इससे बड़ा गंभीर संकट कांग्रेस ने पहले नहीं देखा है। रंजीत जी, तो ये मान लीजिए कि बीमारी है बहुत गंभीर और इलाज की जरूरत है। बिल्कुल बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन हमारे अंदर ही ऐसी बीमारियां हैं जो थाली में रहकर थाली में छेद कर रहे हैं। इस तरह की बीमारी को मैंने आज भी सुबह भी कहा कि हमें ओपोनेंट से ज्यादा डर नहीं है, हमें अंदर से डर है। जिस दिन हम अपनी बीमारी को खत्म कर लेंगे
उस दिन हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं निश्चित तौर से कहूंगी कि अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से 100% एकजुट होकर ओपोनेंट से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बिल्कुल सही है। ये ईमानदारी की बात है, ये ईमानदारी की बात कर रही हैं आप। ये ईमानदारी की बात जो मणिशंकर अय्यर ने कही है। मनोज जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, अतुल जी आपके पास भी, लेकिन अवनीश अवस्थी, ये कैसा विनिंग फॉर्मूला आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर निकाला है कि आज देखिए एक एक करके खुद विरोधी मान रहे हैं कि हमारे बस का अकेला आपसे लड़ना है नहीं, हम सबको मिलना पड़ेगा 2019 के लिए। मानक जी, मैं कहूंगा कि आपने मणिशंकर अय्यर का सिर्फ आज का बयान दिखाया है, एक वो बयान भी दिखाते हैं ना। ये तो श्रृंखला है मणिशंकर अय्यर के बयान की, जिनकी कभी कभी ये लोग कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा था 2014 के इलेक्शन से पहले कहा था उन्होंने कि मोदी जी को मैं कहूंगा, मोदी जी भी शायद नहीं कहा होगा उन्होंने, कि वो एआईसीसी के सेशन में आकर के चाय का स्टॉल लगा लें अपना। ये वही मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं हमारे वश का नहीं है भैया इसको हराना। ये वही मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पाकिस्तान जाके कहा था भैया इसको हटाने के लिए, इस प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। ये वही मणिशंकर अय्यर है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज रंजीत रंजन जी ने जैसे कहा है कि भैया मोदी जी का तो बिल्कुल लक्ष्य पर ऐसा ध्यान रहता है, ऐसी बड़ाई की है उन्होंने, ऐसी बड़ाई की है कि मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि इतने वर्षों तक राजनीति में जिस तरीके से एक भय दिखाया जाता रहा, सेकुलर ताकतें, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक, ये पूरी धुल गई हैं, खत्म हो गई हैं। अब ये मुद्दा नहीं रहा। एक व्यक्ति ने आकर के पूरे राजनीति के नैरेटिव को बदल दिया, राजनीति का ग्रामर और व्याकरण बदल दिया। उसने कहा ये मुद्दा नहीं है, एक गलत मुद्दे पर आप लोगों को भरमा करके आप सत्ता पर बैठे रहे और देश जहां का तहां रहा। अब सही मुद्दे पर आने की जरूरत है और देश ने उस पर विश्वास किया। लेकिन एक चीज और है, अनिल बलूनी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फोन कट गया है, अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे वो सवाल पूछ लेता हूं जी। अब ये सारे मिल गए, अगर महागठबंधन बिहार जैसा मिल गया तब क्या करिएगा? बिहार में पता क्या हुआ था, अगर सारा विपक्ष एक हो जाए मानक जी, तब बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मानक जी, सभी मिले हुए हैं, सभी मिले हुए हैं। हर एक आदमी कहता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, जबकि सांप्रदायिकता है नहीं इस देश में कहीं भी। क्या बात? सभी मिले हुए हैं, सभी मिले हुए हैं। देश ने दिखा दिया है कि सब जहां तहां कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर। देखिए, मनोज जी बैठे हैं और मनोज जी इस बात से मुस्कुराएंगे क्योंकि बार बार बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक हो गए, वहां क्या हाल हुआ बीजेपी का सबने देखा है। क्या मनोज जी ये फॉर्मूला पूरे देश में लगेगा तो क्या मोदी जी को रोक पाना संभव है क्या, जैसा मणिशंकर अय्यर सजेस्ट कर रहे हैं? मानक जी, मणिशंकर अय्यर जी के चाय वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं और आज वाले बयान से भी सहमत नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कहूं कि 84-85 में जब राजीव गांधी को अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट मिला और उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 360 सीटें मिली, तो 3 वीकली मैगजीन ने लिखा डेथ ऑफ अपोजिशन। ये वही क्षण है। इतिहास बहुत शॉर्टर स्मृति का नहीं होता और 2014 के भी लोकसभा चुनाव के बाद लोगों ने कहा कि विपक्ष खत्म हो गया, लेकिन विपक्ष वापस आया। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियों को स्लंबर से जगना होगा और एक वैकल्पिक अर्थनीति, एक वैकल्पिक सामाजिक राजनीतिक चिंतन देना होगा, व्यक्तिवाद के राहुकाल से निकालना होगा। और तीसरी चीज जो मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, ये राहुकाल क्या है मतलब? कि कांग्रेस, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की बीमा नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति का जो संक्रमण, नहीं, प्लीज डोंट मिसकोट मी। मैंने कहा कि राजनीति में जो ये सत्यातीत युग है, पोस्ट ट्रुथ, इस पोस्ट ट्रुथ युग में सत्य का कत्ल होता अफवाह के माध्यम से। और एक आखिरी चीज कहूं, उसके बाद आप मुझको मौका नहीं दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बहुत लोग सलाह दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग जो रोग के कारण हैं वो बीमारी का इलाज बता रहे हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस को नेहरू को डिस्कवर करना होगा और एक समावेशी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की वकालत करनी होगी
मनोज और जी- उसमें हम सब political मनोज जी, आप party- बड़ी ईमानदारी से बात मैं कह रहे हैं। आपको आपने गारंटी कहा के साथ 2014 में भी सबने कहा था कि विपक्ष हीरा खत्म हो सदा गया, के लिए हो लेकिन सकता है। खत्म नहीं हुआ, बाउंस बैक किया। सर, बिहार के अलावा तो और कहीं बाउंस बैक किया नहीं है अभी तक। सिर्फ बिहार देख लीजिए, वो एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा तो बाकी सब जगह है विपक्ष बार बार हार ही रहा सर है, दिल्ली, कोई तोड़ नहीं। सर दिल्ली, बिहार और दिल्ली, सर दिल्ली, दिल्ली, मानक जी, बंगाल है, दिल्ली है, मानक जी, बंगाल भी है, मानक जी, हाँ क्या और बंगाल भी है? दूसरी कर्नाटक बात, पहले हो चुके थे, बहुत पहले हो चुके। एक मिनट, हाँ एक मिनट मानक जी, हाँ एक मिनट मानक जी, हाँ। बस मैं 30 सेकेंड लूंगा। अगर आप समझते हैं, मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए बधाई दी मैंने बीजेपी को, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि चुनाव जीते जाते हैं और चुनाव मैनेज किए जाते हैं। मणिपुर और गोवा मेरे मीडिया के साथियों को भी हॉन्ट करेगा कई वर्षों तक, क्योंकि आपने पीपुल्स विल का असैसिनेशन किया है भाजपा के लोगों ने। अच्छा चलिए ना, ठीक है, वो अलग डिबेट है, वो हम लगातार कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। अतुल कुमार अंजान सर, आपके पास आ रहा हूं मैं। अतुल जी, बंगाल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल में भी बीजेपी की ताकत बढ़ रही है सर, ये हमने देखा है अतुल जी। ऐसे में सवाल वही है जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, अगर एक नहीं हुए तो अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। क्या बंगाल में ऐसा महागठबंधन बनाने की कोशिश होगी और क्या संभव है, और बाकी जगह भी? अतुल जी। माना कि एक चुनाव के परिणाम से सारे देश में नए नए समीकरण पैदा करने के लिए यात्रा पर निकले तमाम नाटक कर्मी निकल पड़े हैं। इससे तो कोई काम बनेगा नहीं ना। चुनाव क्यों हारे, चुनाव क्यों जीते, इसकी समीक्षा होना। मैं उस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी जल्दी फैसले हो जाते हैं। चर्चा हुई नहीं, रिजल्ट आए नहीं, समीक्षा हुई नहीं, कुछ लोग एकदम लूज कैनन, फ्री फॉर ऑल की बात करने लग गए। एकदम अब देश में कुछ बचा नहीं, सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं है। मैं समझता हूं जब जब सिद्धांतहीनता की राजनीति होगी उसके निष्कर्ष ऐसे ही निकलेंगे। और गठबंधन अगर कोई बनाया जाएगा जिसका कोई न राजनीतिक आधार है, न कोई सांस्कृतिक नीति है, न कोई शैक्षणिक नीति है, न आर्थिक नीति है, न किसान नीति है, तब ऐसे अतुल जी कहीं यही समस्या तो नहीं है? चुनौती नहीं दे सकते। अतुल जी कहीं यही समस्या तो नहीं इंदिरा है? गांधी की बात करूं मैं। अतुल जी, इंदिरा गांधी ने एक कार्यक्रम बनाया था। अतुल मानव जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं अतुल जी, क्योंकि आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है अतुल जी। कांग्रेस को लेकर चली थी, तब समझ में आया कि नीतियों का सवाल है। यहाँ कहाँ किस बात की नीति है? ना अतुल जी, मैं ये कह रहा हूं अतुल जी एक सेकेंड, आपने न्यूज चैनल्स को, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड अतुल जी आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है। मैं कह रहा हूं आप न्यूज चैनलों को दोष दे रहे हैं कि वो विपक्ष को एकदम खत्म बता रहे हैं। हम खत्म नहीं बता रहे हैं सर, हम चाहते भी नहीं कि विपक्ष खत्म हो। हेल्दी जो डेमोक्रेसी है, स्वस्थ लोकतंत्र, उसमें मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं अतुल जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की समस्या यही है कि वो देख नहीं पा रहा है, बार बार चुनाव हार रहा है। सर एक चुनाव की बात नहीं, आपने कहा एक चुनाव, एक नहीं सर, 2014 के बाद बीजेपी 2 चुनाव हारी है मुश्किल से सर, बिहार और दिल्ली। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि समस्या को देख ही नहीं रहे, नजरें उससे फिरा लेते हैं, और इसीलिए समस्या बढ़ती जा रही है विपक्ष के लिए। इसीलिए एक होने की बात अब हो रही है। देखिए मानक जी, नहीं मानक जी, ऐसा एका किस काम का जिसमें कोई राजनीतिक समझ न हो, जिसके अंदर कोई आर्थिक चिंतन समान न हो, जिसके अंदर शैक्षिक नीति न हो, जिसके अंदर किसानों के संबंध में कोई आपसी सहमत न बने, ऐसी नीतियों बिना नीति के गठबंधन का मतलब क्या है? ये गठबंधन नहीं होगा, ये ठगबंधन होगा। जैसा ठगबंधन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया। तमाम, ये अकेले नहीं जीते हैं, 4-5 पार्टियों का जातीय समीकरण का गठबंधन है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। ये क्या हुआ? मणिपुर में कौन सा था? सबसे बड़ी पार्टी को, गवर्नर को बुलाना था, दूसरे लोग दावा कर रहे हैं। गोवा में क्या हो रहा? और मैं आपको बताऊं, तो फिर कैसे निपटेंगे? नैतिकता की बात कर रहे हैं ना अतुल जी, फिर सवाल वही है, फिर निपटेंगे कैसे? मोदी लहर से ये तो तूफान बनता जा रहा है, मोदी लहर तूफान सुनामी बन रही है, कैसे निपटेंगे फिर? नहीं, मैं एक बात याद दिलाऊं, गोवा के एक कांग्रेस के विधायक ने छोड़ दी सीट। हाँ। ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये कौन सी नैतिकता है? ये पार्टी के अंदर दिग्भ्रमित की स्थिति है। ठीक ऐसी स्थिति हुई थी जब राजनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस के सुरेंद्र अवस्थी बाराबंकी के हैदरगढ़ से उन्होंने अपनी असेंबली की सीट छोड़ दी और राजनाथ जी वहीं से चुप अतुल जी, वैसे बात आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं अतुल जी, विधान परिषद का सदस्य बना। अतुल जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अतुल जी आप एकदम अलग बात कह रहे हैं, आप एकदम अलग बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह के गठबंधन का कोई फायदा नहीं है।
जबकि बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं गठबंधन के बिना आप मोदी लहर को रोक नहीं सकते। गठबंधन कोई गठबंधन। अतुल जी, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। बड़ी दिलचस्प बात है ये, क्योंकि अवनीश जी मुझे लगता है बीजेपी भी यही चाहती होगी कि सारी की सारी रीजनल पार्टी एक ना हो जाए, इनके पर्सनल एम्बिशन आड़े आ जाएं, निजी महत्वाकांक्षा या कुछ और ये एक ना हो जाए, क्योंकि अगर एक हो गए तब दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये यहां पर ना एक मूलभूत फर्क है सोच में। बात सवाल एक होने का नहीं है। अतुल जी कह रहे हैं कि सारी नीतियां एक सी होनी चाहिए। अगर नीतियां एक सी हो जाएंगी तो पार्टियां एक हो जाए, फिर गठबंधन की क्या जरूरत, फिर अलग अलग पार्टी की क्या जरूरत है। सबकी नीति अलग अलग है, आप सब लोगों की सोच अलग अलग है, सबकी नीति अलग अलग है। अगर सारी शिक्षा की, आर्थिक की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी नीति एक हो गई तो फिर तो आप एक हो जाइए, एक पार्टी एक नाम हो जाएगी, दो दल हो जाएंगे, द्विदलीय हो जाएगी। लेकिन अतुल जी इस बात से नहीं होंगे। अतुल जी को इस बात पे भी सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में शायद 168 सीटें लेफ्ट वामपंथी पार्टियों ने लड़ी थी, उसमें उनका क्या हाल हुआ, कितने वोट मिले, कितने परसेंटेज मिले। उनको गोवा की तो चिंता है कि गोवा में अल्पमत की, अब आज वो तय भी हो गया कि कांग्रेस को 17 की जगह 16 मिले और मनोहर पर्रिकर को 22 मिले। तो अब सवाल यह है कि विधानसभाओं में बहुमत, कभी ये लोग मत प्रतिशत पे आ जाते हैं, कभी सीटों पे आ जाते हैं। मत प्रतिशत पे आना है तो गोवा में मत प्रतिशत देख लें, मणिपुर में मत प्रतिशत देख लें। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके के लाग लवाट करके ठीक ठीक उस जगह ना आना, और वो कोई कहेगा नहीं, मुझे मालूम है कोई नहीं करेगा। सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नकारात्मक नीतियों से इस अब तक भारत के देश की राजनीति चलती रही, अब वो चलने वाली है नहीं। वास्तविकता ये है। बीजेपी के प्रवक्ता की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो मेरे शो पे आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन रंजीत जी देख लीजिए, मैं फिर वो बार बार वही बात कह रहा हूं, अभी तक विपक्ष में एका ही नहीं है कि आखिर मोदी नाम की इस लहर से इससे निपटना कैसे है, इसे रोकना कैसे। और यही देख देख के बीजेपी मुस्कुरा रही है। अतुल जी कह रहे हैं गठबंधन का कोई फायदा नहीं है, मनोज जी कह रहे हैं बिहार में हमने करके दिखाया है, लेकिन कांग्रेस भी रिवाइव कर सकती है। आपके भी नेता कह रहे हैं गठबंधन के बिना बचना मुश्किल है। अगर एका ही नहीं होगा रंजीत जी, कोई एक राय बनेगी नहीं तो कैसे होगा? मानक जी 2019 की तैयारी है अब, और 17 में गुजरात और आपका हिमाचल में चुनाव है। तो सारी रणनीति मानक जी आपको मीडिया के तहत तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन निश्चित रहिए, इतना जरूर कहूंगी कि हम लोग हारे इसलिए वो उत्तर प्रदेश में जीते, वो जीत रहे थे इसलिए हम हारे, ये नहीं है। और इसी में राज छिपा है। वो इसलिए जीत गए क्योंकि उन्होंने बीएसपी पे फूट डाली, समाजवादी और कांग्रेस में फूट डाली, उधर लोकदल को अलग किया, और बिहार में हम इनकी रणनीति को तय नहीं होने दिए, इनकी कूटनीति को सफल नहीं होने दिए, तो हम जीत गए। आज चुनाव जीतने के बाद वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रचंड बहुमत है, बताइए आप छोटे छोटे कारण ढूंढ रही हैं। रंजीत जी इतना प्रचंड बहुमत 325 403 में से, और आप छोटे छोटे कारण बता रहे हैं। मानव जी बात सुनिए, बिल्कुल बात सुनिए। एक स्टेप से बिहार इनके हाथ से निकल गया था। आरक्षण और पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, यूपी में फूट डालकर इन्होंने राज किया है। एक तरफ इनके पास 39% है तो हमारे तरफ 59% वोट है। अगर हम एकजुट होते तो किसी भी हालत ये नहीं आते। अच्छा रंजीत जी मेरे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जुड़ गए। एक सेकंड क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता मोबिलाइजेशन ऑफ वोट। रंजीत जी एक सेकंड, रामेश्वर चौरसिया जुड़ गए। रामेश्वर जी आपने सुना होगा मणिशंकर अय्यर का बयान, वो कह रहे हैं कि अकेले हमारे बस का नहीं है कांग्रेस पार्टी का मोदी से निपटना 2019 में, तो देश भर में महागठबंधन एक बनाना पड़ेगा। रामेश्वर जी अगर ऐसा गठबंधन बन गया फिर तो बिहार वाला हाल होगा आपका पूरे देश में भी। देखिए इस बात को तो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि इन लोगों का मकसद, अय्यर जी जो बोल रहे हैं इनको बोलने के पहले भी समझना चाहिए कि 7 साल उन्होंने राज, अभी तो ये समझ है कि अब डेवलपमेंट के एक साथ नहीं आ रहे को हटाने। और अभी तो आपके यहाँ पे हो रही कि मैं सुन रहा था, एक चीज तो मान ली कि उत्तर प्रदेश जो जीते हैं, उत्तर प्रदेश का साहब बेटा राज, वहाँ शोक है, और ये तो जनादेश है अपमान करते हैं। जनता इसके कहने में होती है क्या, जनता चल लेती है, बिहार जनता हो जनता, भारत जनता है, ये अपनी कमजोरी को पाने के लिए कोई
तक नारा दे रहा है। रामेश्वर जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रामेश्वर जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपको फोन लगा रहा आवाज नहीं आ हूं, रही। दोबारा फोन लगा रहा हूं, एक सेकंड। मनोज जी वापस आप आइए जरा डिबेट में। मनोज जी आपने क्यों नहीं कोशिश की, या कांग्रेस ने जो बिहार में सक्सेसफुल फॉर्मूला एक बनाया था कि गठबंधन बनाकर और मोदी लहर की हवा निकाल दो, ये आपने यूपी में क्यों नहीं कोशिश की, या कांग्रेस ने क्यों नहीं चुनाव से पहले ये कोशिश की? यानी वजह वही है ना, सारे जो रीजनल सत्रप्स हैं वो एक नहीं हो पाएंगे। देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। नहीं, आरजेडी ने अपील की बाकायदा। मानक जी मैं एक बात हालांकि कहूं हुआ कि नहीं। ये आरजेडी ने इतिहास में बाकायदा, आते हैं। आरजेडी ने यूपी में बाकायदा समर्थन किया अखिलेश मैं- कांग्रेस का। लेकिन हुआ मैं हाँ बोलिए बोलिए मनोज जी। रख लूं हाँ, अगर बोलिए, आदेश हो। हाँ अरे नहीं मनोज जी प्लीज। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतिहास में से क्षण आते हैं जब कई दफा हम लोग अपने गलतियों से भी सीखते हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश हमारी एक वो गलती है, नंबर 1। नंबर 2, अवस्थी जी कह रहे थे 77 में जनता पार्टी में सबका समावेश हो गया था भाई। जनसंघ जो आज की भाजपा है उसने भी अपना चरित्र समाहरित कर दिया था। आवश्यकता पड़ी तो वैसा भी करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, ये मुल्क बहुत विचित्र है। यहां सिर्फ राजनीति को लोगों तक ले जाना है। मैंने पहले भी कहा, पोस्ट ट्रुथ युग में जी रहे हैं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरा दर, कभी दर बदर। गमे जिंदगी तुझे क्या पता हम कहां से गुजर गए। तो इंतजार करिए, इतनी जल्दी अपोजिशन को राइट ऑफ मत करिए। नहीं, राइट ऑफ बिल्कुल नहीं। एंड बाउंस बैक विद पीपल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 2019 आज कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल। अब आपके राइट ऑफ कर रहे हैं क्या? नहीं अम्मी जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और नहीं। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं, क्या आप कह रहे हैं कांग्रेस ने हार मान ली, और ये गठबंधन की जो बात कर रहे हैं उससे पता लगता है कि इनके पास कोई तोड़ नहीं है। आपका कांग्रेस अपनी नीति, नेतृत्व और नियत के कारण हारी है, जिसको वो स्वीकार नहीं कर रही। नहीं, विपक्ष के बारे में आपकी राय क्या है? चलिए, बीजेपी कांग्रेस आप- मुक्त भारत का नारा देती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं राय। मैं बीजेपी के बिहार पे RSS कोई की आंसर क्या नहीं सोच देता। है? नहीं, आरएसएस, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करेंगे तो वहां पर लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर देश को चलना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए ना, मजबूत क्यों विपक्ष। नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किस लिए नहीं होना चाहिए? रामेश्वर जी दोबारा आ गए। रामेश्वर जी, क्या आपकी सोच अभी भी वही है कांग्रेस? लेकिन सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। रामेश्वर जी, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूं कि आपकी सोच अभी भी कांग्रेस मुक्त भारत की है क्या रामेश्वर जी? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो जनता बना देगी, क्योंकि जनता को जितने भी ये लोग मोदी जी पर अटैक करे, एक चीज को समझने में ये भूल कर रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद जात मजहब की राजनीति करने वालों के नीचे से धरती खिसक चुकी है, ये इनको मान लेना चाहिए। अगर अभी भी ये मुगालते में है, देखिए विकास के अलावा कोई रास्ता नहीं इस देश में। हर व्यक्ति को विकास चाहिए। नोटबंदी की ही बात करते थे, जब आप गाँव में घूमे होंगे, अब तो इनको समझ में आ गया कि नोटबंदी में भाई को ब्लैक मनी रखे थे, जिनके पास ज्यादा पैसे थे घरों में रखे थे, तकिया के नीचे उन्होंने जमा किया था। गरीबों को तो मिला, गरीबों को तो उससे भलाई हो रही है, चाहे गैस बच रहा हो, चाहे जो भी है। पंजाब क्यों हार गए? अरे पंजाब क्यों हार गए? बड़ी देर बाद याद आई। रंजीता जी सुन लीजिए ना, पहले सुन लिया कि आपको भी मालूम हम क्यों हार गए। और बिहार में की बात आप कर रही थी, आज बिहार में चुनाव हो तो 200 सीट हम जीतेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमें भी मालूम है हम यूपी में क्यों हार गए। हाँ मालूम है आपको, और आगे और भी हारिएगा। जितने मोदी जी पर अटैक कीजिएगा, मोदी जी चुनाव That is not your party contribution. प्रतीक है। ये मोदी जी डेवलपमेंट के प्रतीक है, इस बात को मानिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ये जात पात मजहब वाली राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। मैं जवाब देती हूँ। माने जी छोटी सी बात है, आज ना रंजीत जी को अपने पार्टी के नेताओं का जवाब देना, हमारा जवाब नहीं देना। हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। सवाल जो मणिशंकर अय्यर, सत्यव्रत चतुर्वेदी, प्रिया दत्त और बाकी लोगों ने उठाए, उनका जवाब देना, हमारा कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पार्टी के नेताओं ने जो कहा है उसका जवाब दीजिए। मानक जी, हाँ रंजीत जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। अभी जो ये बोल रहे थे कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी इनके प्रधानमंत्री जी ने 12 को भाषण दिया है कि अब 2019 का जो मिशन है उस पे दलित और युवाओं जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन देकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। और दलित के लिए ये जो बाबा साहब भीमराव की जयंती है उसमें शायद ये 1 हफ्ते तक उनका पूरा जश्न मनाएंगे। लेकिन ये अब उनको 2019 में पता चलेगा, एक तो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन बहुत अलग होते हैं
और दूसरा ये जो डेवलपमेंट की बात ये कर रहे लोकसभा इलेक्शन के हैं, तो डेवलपमेंट का। दलित का बाबा साहब का जश्न मनाने के अलावा प्लीज मानक साहब, मैं प्रश्न पूछती हूँ उनसे कि क्या उसके अलावा दलित के साथ जो रेप होते हैं, जो रोहित वेमुला कांड हुआ और इंदिरा आवास को रंजीत जी। प्रधानमंत्री आवास करने के अलावा, रंजीत जी, ये सारे और मुद्दे तो अभी युवाओं उठेंगे। को इन पर बहुत बहस रोजगार होनी है। कितना दे दिया? ना रंजीत जी, इन पर बहुत इन पर अभी बहुत बहस होनी है। लोकसभा में अभी तो बहुत इलेक्शन है, अभी बहुत बहस होनी है। अतुल जी, आनंद मैं जी, एक बात हाँ। यूपी जो आप लोग बार बार कह रहे हैं ना, इन्हीं मुद्दों पे हुआ है। यूपी एंटी जो गवर्नमेंट ठीक है। उनसे लोग नाराज थे, उनके साथ मिल गए आप जाकर के? चलिए ठीक है, लेकिन उन्हीं के साथ जाके मिल गए। मैं वही कह रहा हूँ, गलती उसमें भी आपकी है। चलिए अतुल जी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ अतुल जी। 27 देखिए साल। अतुल जी, मैं इसीलिए कह रहा था, किसी के पास कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि बीजेपी से, मोदी से मुकाबला कैसे करना है। तो कैसे करिएगा अतुल जी? कोई तोड़ कोई काट किसी के पास है ही नहीं। सब आपको मानव जी बता सुनिए, दें। आपने मुझे गलत समझा और गलत कहा मेरे बारे में। हाँ। मैं ऐसे गठबंधन को बनाने का समर्थक हूं हाँ। जो विदेश नीति, शिक्षा नीति, किसान नीति, अर्थनीति, रोजगार नीति पर एक मत हो। वो मोर्चा बन सकता है, वो गठबंधन बन सकता है। खाली चुनाव की सीटों के लिए कोई मोर्चा अगर बनाया जाएगा तो ममता से हो जाएगा ना? नहीं होगा। ममता दी से हो जहां तक जाएगा। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी प्रतीक है विकास के, विकास के प्रतीक हैं। मुझे बताइए, 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने की बात थी। क्या गुजरात के सारे लोग रोजगार पा गए? राजस्थान में सारे लोग रोजगार पा गए? क्या मध्य प्रदेश में 13 साल से बीजेपी की सरकार पा गए? अतुल जी, आप सारे मुद्दे उठाइए। अरे 30 साल पश्चिम बंगाल में सरकार रही। उत्तर प्रदेश ने स्मार्टफोन 30 साल पश्चिम बंगाल में सरकार रही। आपने जो मुद्दे उठाए सारे ठीक हो गए? वो चुनाव होगा 30 साल पश्चिम बंगाल में वामपंथियों की सरकार रही। बेचा जा रहा है अतुल जी, 30 साल वामपंथियों की सरकार रही है पश्चिम बंगाल में, और आज क्या हाल है पश्चिम बंगाल का? चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बारे में आप नहीं बोलेंगे? 30 साल पश्चिम बंगाल, 30 साल पश्चिम बंगाल छोड़िए ना, 30 साल क्यों छोड़े? चलिए पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़े? सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। देख लीजिए, ये डिबेट इसी बात पर थी कि कांग्रेस के नेता क्यों कह रहे हैं कि पार्टी को इलाज की जरूरत है, और साथ ही ये भी मणिशंकर अय्यर जैसे और बाकी नेता कांग्रेस के क्यों कह रहे हैं कि किसी भी एक पार्टी के लिए, न सिर्फ कांग्रेस, किसी भी एक पार्टी के लिए चलाया अकेले बीजेपी को हराना मुश्किल क्यों है? आरपी सिंह जी अब मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन आरपी सिंह जी, 34 चलाया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आज एक लास्ट कमेंट दे दूं, एक लास्ट कमेंट दे दूं मैं। एक दिन में नहीं गए। आरपी सिंह जी 20 सेकंड दे सकता हूं जल्दी से। आरपी सिंह जी 20 सेकंड जल्दी से। किसान नेता है, गरीब सुखाए की, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आज आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, वो मुद्रा स्कीम है, वो किसानों के ऋण की स्कीम है, किसानों के लिए वो जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, वो ऐसी स्कीम्स है जो किसान नेता है, गरीब सुखाए वाला मामला हो गया, और आप उनको पार नहीं कर सकते। आप ऐसे सबके इकट्ठे हो जाए। राजस्थान को दिया है। चलिए ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, रंजीत रंजन, अतुल अंजान, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अवनीश जी स्टूडियो में आने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो खत्म हो रहा है, लेकिन आपको सुहेल के पास ले चल रहे हैं। वो बताएंगे कैसे यूपी के सीएम पर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सुहेल।